नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा।
प्रणाम सभी को, नमस्कार। मैं डॉक्टर हरि हूँ, बिलासपुर रामपुर से। आज आरबी बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन की तरफ से मेरी फेसबुक पर जो हमारा 5:30 का सेशन होता है, और वो हर शुक्रवार को 5:30 ही होता है। फ्राइडे को ही सेशन होता है। उसके बाद फिर हमारा एक सेशन मंडे को होता है, जो ओपीडी लेवल का होता है, और 8:30 जो है वो हमारा प्रत्येक दिन जो जूम पर हमारा सेशन होता है। क्योंकि ये मेरी जनरल फेसबुक पर होता है, इसलिए इसमें मेरी फेसबुक पर मुझे सीधे डायरेक्ट कमेंट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, मेरे मोबाइल में जरूर मुझे दिखते हैं, और थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि सब लोग जल्दी से जुड़ जाए। आज हमारा जो सब्जेक्ट है मन से ही संबंधित है, और वो एक रोग है, इंसोम्निया। आज निद्रानाश, क्योंकि हमारा पहला है, उसके बाद फिर हम उससे संबंधित डिप्रेशन है, उसकी टाइप साइजिनिया है, और बहुत से रोग हैं जिनका एक एक करके हम लोग जो है आयुर्वेद के हिसाब से उसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो, उसमें दोष दोष क्या क्या हो सकते हैं वो, प्लस उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट। फिलहाल आज का हमारा सब्जेक्ट है इंसोम्निया, निद्रानाश कैसे होता है। तो कैसे तो तब होगा जब पता चलेगी कि निद्रा आती कैसे। महर्षि आचार्य ने जब 3 स्तंभ की बात की है, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, अलग अलग बिखरा हुआ है सब। जब मन के सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो सूत्र स्थान में है, और जब उसके पूरे मन के जो कार्य हैं, इंद्रियों से कार्य हैं, उनके कौन कौन से द्रव्य हैं, कौन से नहीं है, वो सब सूत्र स्थान में ही है, और शुरू शुरू में ही है। और स्तंभ की बात करेंगे कि 3 स्तंभ कौन से हैं, तो जहाँ 3 रोग, 3 प्रकार की औषधियों का जहाँ वर्णन किया है, वहां पर फिर उन्होंने निद्रानाश का वर्णन किया है। निद्रा को पहले ये समझ लें कि अधीन किसके होती है, और इसका सर्वोपरि होता कैसे, और निद्रा वास्तव में होती। वैसे तो कई प्रकार के आचार्यों ने निद्रा बताई है, लेकिन एक निद्रा बताई है विष्णुपाद निद्रा। आखिर में बाकी जितनी भी निद्राएं होती हैं सब विकृत होती हैं, लेकिन एक जो निद्रा होती है जिसकी परिभाषा शायद अच्छे रूप में कहा है कि जो विष्णुपाद निद्रा होती है, तो उसकी जो अपनी डेफिनेशन है, और अपनी जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि वहीं से हमारा जो डायग्नोस्टिक टूल है वो हमारा निकल के आता है। उसी परिभाषा में से हम ढूंढ सकते हैं, उसमें कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको मन के स्थान, मन का कार्य करने का स्थान, मन का रहने का स्थान, बहुत मत हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन आखिर में चक्रपाण ने उसको स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर सबको लेके एक जो सहमति बनी। किसी ने हृदय को मन का स्थान माना है, किसी ने हमारे मस्तिष्क को हृदय का मन का स्थान माना है, किसी ने दोनों को माना है, किसी ने कार्य माना है। लेकिन जब उसके उपसंहार में आएंगे और सबका निचोड़ निकालेंगे, तो हमारे महर्षि चक्रपाणी ने जो इसको स्पष्ट कर दिया कि सबका मत सही है, लेकिन अब हम सबको लेकर एक जगह ओपिनियन देते हैं, और उन्होंने ओपिनियन दी, और जो बिल्कुल एकदम सही है। उसके आधार पर निद्राओं का वर्णन किया, और आखिर में
एक विष्णुपाद निद्रा का वर्णन करके फिर उसको परिभाषित किया। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि मन रेगुलेशन किसका करता है, और रेगुलेट करता है तो हमारी इंद्रियों को करता है। इंद्रियों से वो पांचों महाभूतों के जो वैशेषिक गुण होते हैं, वैशेषिक गुण का मतलब विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण का मतलब जैसे आकाश का अपना विशिष्ट गुण है शब्द, वायु का ऐसे ही आप जानते हैं, इनमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। स्पर्श, ठीक है, ऐसे ही सबके विशिष्ट गुण होते हैं, इसलिए उसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। वैशेषिक दर्शन का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें जो पांचों महाभूत हैं उनमें उसमें जो है वो उसके विशिष्ट गुणों का वर्णन है, किसी भी महाभूत के विशिष्ट गुणों का वर्णन। वो विशिष्ट गुण प्रकृति में हमको दिखते हैं, और उन प्रकृति में जो उसको ग्रहण करता है, जो उनके विशिष्ट गुणों को, जो उनके वैशेषिक गुणों को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को, इनको जो ग्रहण करता है वो सीधे सीधे मन करता है। और सीधे सीधे मन किसके द्वारा करता है, वो उसका एक अपना हथियार है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो उनको जो है साथ में लेता है, वो उन्हीं को सामने रखकर अपने मन के जो अपने सब्जेक्ट होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है। मन कभी इंद्रियों से आगे नहीं होता है, मन हमेशा इंद्रियों से पीछे रहे, क्योंकि वो उनको सामने रखेगा, और सामने रखने के बाद फिर वो अपने विषय को ग्रहण करे। जैसे मैंने कोई चीज देखनी है, तो मेरा मन सबसे पहले मेरी जो चक्षु इंद्रिय है उसको सामने रखे, और सामने रखकर फिर अपने विषय को, जब वो अपने विषय को ग्रहण कर लेगा, फिर वो बुद्धि अधिष्ठान में उसको पहुंचाएगा, और बुद्धि फिर उस पर निर्णय लेगी कि ये है क्या। तो जब कोई आदमी सोता है और सोने जा रहा होता है, और जाने के बाद वो चारपाई पे लेट जाता है, यहाँ से हम जो 7 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है मन निद्रा के, वो हम निकालेंगे, और उनको निकाल के तय करते हैं कि इस मनुष्य को कौन सी निद्रा आती है, कैसी आती है, किस समय आती है। तो वो सबको हमको देखना पड़ता है। दोष भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा दोष है, वो आप ही जान जाएंगे, इसमें कोई कितना प्रभाव होता है, कितना प्रभाव नहीं होता है, वो खुद ही आप जो तय कर लेंगे, मैं उसको बताता चले जाऊंगा, उसमें कोई नहीं। तो जब कोई एक व्यक्ति लेटा, मैं लेटा, आप लेटे, रात को लेट गए आराम से, जैसे हम सोते हैं वैसे हम सोने जा रहे हैं जी, सब काम छोड़ा और सब लोग लेट गए। कुछ देर तक हम लेटे रहते हैं, थोड़ी देर तक, और अगर बहुत जल्दी थक जाते हैं या थक जाते हैं, कहीं से सफर करके आए हैं बहुत देर से, तो हमारा सिर गौरव होता है, सफर करके आ रहे हैं, सर में भारीपन लग रहा है, अंगमर्द हो रहा है, शरीर में दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ी देर लेटते हैं, और कहते हैं ना, वो तो बस चारपाई पड़ते ही सो गए थे, देर थोड़ी ना लगी थी। तो इस चीज को हम, जब एक व्यक्ति सोता है, लेटता है, तो वो थोड़ी देर तक जगता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर वो कहीं चादर ओढ़ के लेट रहा है, पंखा चल रहा है या ठंड का मौसम है, वो अलग डिपेंड करता है, और लेट गया, लेटने के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी उसे झपकी आई, और इतने में देखा कि जो चादर के बाहर मेरा अंगूठा निकला हुआ था, ये आप अपने लिए, अपने पे हमेशा वो कर सकते हैं। उस पर एक मच्छर आकर बैठ गया, जैसे वो मच्छर बैठा, मन जो है वो वहां से चला गया था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी ज्ञान इंद्रिय से कुछ ना कुछ टच हुआ है, तो वो अपने स्पर्श गुण को पाने के लिए जब अपने स्थान से उठ के फिर वहां पर अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचे, और हमारी नींद भाग गई, और हमने हल्का सा पैर हिलाया, थोड़ा सा अंगूठा हिला दिया,
तो यहाँ पर ज्ञान उत्पत्ति भी, जैसे ही स्पर्श उसने किया वैसे ही मन ने उसको कलेक्ट किया अपनी ज्ञान इंद्रिय से और तुरंत बुद्धि को दे दिया, और बुद्धि ने डिसाइड कर लिया कि मच्छर बैठ गया। वो जा चुका था, थोड़ा सा हल्की सी नींद आ रही थी उसे, लेकिन तब तक मच्छर जाके बैठ गया। इससे हम ये समझे, मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि जब मन अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से जब उसका संपर्क टूट जाता है, तब मन अपने रहने के स्थान, जहां वो रहता है, जहां उसका घर है, जिसके साथ में चिपक के सोता है, हृदय में जाकर आत्मा के साथ लिप्त होकर निद्रा को प्राप्त होता है। आचार्य चरक ने इतना सुंदर वर्णन किया है इसका कि जिसका कोई जवाब नहीं। जब वो सो गया पेशेंट, मगर क्या नाम है, इंसान सो गए, तो इंसान सोने के बाद लेट गए, कोई दिक्कत नहीं। पांचों ज्ञान इंद्रियों से उसका टच बिल्कुल खत्म, ना वो सूंघ रहा है, ना वो देख रहा है, ना वो सुन रहा है, ना कहीं उसकी स्किन पे कोई टचिंग है, और ना ही वो किसी प्रकार से पांचों ज्ञान इंद्रियां उससे बिल्कुल एकदम, उसका कनेक्शन बिल्कुल एकदम कट गया। और जब कटा तो अपने कार्य क्षेत्र स्थान से, यहाँ उसका कार्य क्षेत्र है और रहने का स्थान उसका हृदय है, तो यहाँ आके निद्रा को प्राप्त अपनी आत्मा के साथ होता है। जब यहाँ से पांचों ज्ञान इंद्रियों से उसका टच खत्म हुआ, तब वो हृदय में जाके और मन से चिपक के, उस आत्मा से चिपक के फिर जो है निद्रा को प्राप्त होता है। अब एक निद्रा, अब यहीं पर हम क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया हमको समझ में आएगा। तो क्राइटेरिया किसी रोग बस, फॉर एग्जाम्पल बहुत से पेशेंट को अगर कब्ज की शिकायत सुबह को होती है और रात में उनको 2-3 बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो जब 2-3 बार बाथरूम जाना पड़ता है तो उनकी निद्रा खुलती है। एक स्थिति ये होती है कि उस समय निद्रा आ रही थी और बाथरूम लगी थी, इसलिए सेंसेशन गया कहां से, अपान वायु के द्वारा। अपान वायु के द्वारा सेंसेशन गया, और क्योंकि अपान वायु ने फिर व्यान वायु को प्रघात किया, प्रघात करने के बाद फिर वही सेंसेशन जो है वो मन को मिला, और मन तुरंत वहां से उठा, और उठने के बाद ब्रेन में गया, क्योंकि वो एक मतलब हम कह सकते हैं जैसे जो इनवॉलंटरी जो रिएक्शन है वो वहां पर पैदा की उसने। मन के ही अधीन ये सब चीज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों क्रियाएं मन के अधीन ज्यादातर होती हैं, वॉलंटरी भी होती हैं, इनवॉलंटरी भी होती हैं। वॉलंटरी उस स्टेट में होती हैं जब उस पर कोई प्रहार करता है। बायान वायु जब उसने प्रहार किया मन पे, तब वो वहां से उठ के अपने जारी क्षेत्र में गया, और जाने के बाद फिर अपनी कर्म इंद्रियों से संपर्क किया उसने। जब कर्म इंद्रियों से संपर्क किया, तब वहां पर पता चली कि मेरी कर्म इंद्रियों को इस चीज की आवश्यकता है, और वो वहां पर आपकी आंख खुली और आप सीधे बाथरूम में चले। किसी रोग के दूसरे के कारण भी हो सकता है, बीपीएच वगैरह है, वो भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि जब कोई आदमी लेटा हुआ है, स्वस्थ व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको नींद आ गई आराम से, उसकी आदत है कि उसके घर के अंदर छोटा सा अगर कोई भी बर्तन गिर जाए या छोटी सी कोई भी चीज गिर जाए या किसी ने खट से थोड़ी सी आवाज कर दी, तो उसकी फट से नींद खुल जाती है। तो ये जब नींद जब उसकी खुलती है, थोड़ी सी कहते हैं कि ये तो जरा सा अगर इनका किसी ने अगर दरवाजा भी ऐसे करके हल्का सा हिला दिया तो इनकी नींद खुल जाती है। तो जैसे बच्चा होता है ना, सो जा बेटा, सो जा सो जा, सोया सोया वो होता है, थोड़ा सा सोता है, थोड़ा सा जगता है, तो सामने वाला कहता है ये केस सो गया ना, वो चुपचाप बोल ले बच्चा सो रहा है। अगर ज्यादा तेज करके बोल गया, बच्चा एकदम झटके से उठता है, आंख खोल लेता है, फिर वो हल्का कर चला जाता है। यही स्थिति जो है, जब जो थोड़ी सी जो है आवाज के साथ में खुलती है, उनकी निद्रा, वो निद्रा सही नहीं होती। तो आचार्य ने कहा है कि वायवीय निद्रा है, वायु से प्रेरित निद्रा है, वायु की उत्तेजना से ये खुल जाती है, ये निद्रा सही नहीं है। पित्तज निद्रा में क्या होगा, आदमी को एक
अलग तरीके से, जैसे ही वो सोएगा अगर कुछ ऐसी चीज आ गई तो उसको आंख खुलने के साथ गुस्सा है, क्या कर रहे हो ये सब, मुझे सोने नहीं दे रहे हो, ये सब क्या हो। तो उसकी जो निद्रा होगी वो एकदम एक्टिवेट होकर उठेगा और पूरा शरीर उसका एक्टिव हो जाएगा और कुछ देर तक उसे नींद नहीं आएगी। वायवी निद्रा में ऐसा नहीं होता। वायवी निद्रा में क्या होता है कि धीरे धीरे करके आंख भी खुलती है उसकी एकदम ऐसे करके, फिर वो थोड़ी देर तक ऐसा रहेगा, चलो नींद है। पित्तज निद्रा में उल्टा होता है, थोड़ा सा एकदम आदमी एक्टिवेट होता है और क्रोध जाहिर करता है, और क्रोध जाहिर करने के बाद फिर उसे थोड़ी देर निद्रा नहीं आती, उसके बाद आ जाती है। इसे तामस निद्रा होती है। जो तामस निद्रा होती है वो सॉरी पित्त के कारण जो निद्रा होती है उसे जो है ये पित्तज निद्रा है, एक तामस टाइप की निद्रा है। हमने अपने शब्दों में इसको ड्राइव किया है। आचार्यों ने तो 7 प्रकार की निद्राएं जो बताई हैं वो अलग अलग रूप में बता दी और दोषों के आधार भी होते हैं। और एक जो निद्रा होती है वो होती है तामस निद्रा। तामस निद्रा में तम का प्रभाव होता है, कफ। तो उसमें क्या होता है कि आदमी को कितना भी झकझोरो आप, वो हमेशा क्या करेगा, करेगा और फिर वो सोता भी रहेगा और जगता भी रहेगा, लेकिन उसकी जल्दी आंख नहीं खुलेगी, जल्दी एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उसमें वायु का जो अपना रेगुलेशन पावर होती है वो कम हो जाती है। एक सही वाली निद्रा क्या है? एक सही वाली निद्रा ये है कि चाहे तुम घोड़े खटखटाओ, चाहे वो बैंड बजाओ, चाहे तुम जो मर्जी हो करो, मैं सो गया तो सो गया, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी निद्रा में कभी भी स्वप्न नहीं आता, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब कफ की वृद्धि बताइए तो उस कफ की वृद्धि में निद्रा को दिया है कि कर्म सामान्य। जब कर्म सामान्य में है तो निद्रा से कफ की वृद्धि होती है और फिर वहां पर उन्होंने उसका, जब आप जाएंगे उसमें मतलब कहना चाहिए अंतर्गुण विज्ञान में, तो वहां पर कर्म सामान्य में जब आया है तो निद्रा को लिया है, तो निद्रा से कफ की वृद्धि होती है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना वो कि निद्रा से कफ की वृद्धि होती है। यदि किसी पेशेंट को निद्रा से कफ की वृद्धि होती है, सोने से, कहता है ना सोने से कफ की वृद्धि होती है, तब कहा कि आचार्य ऐसे मत सो, कुर्सी पे बैठ के सो लो, तो उससे कफ की वृद्धि नहीं। लेकिन अगर उसको कहीं निद्रा नहीं आ रही या निद्रा आ गई उसके लिए और स्वप्न आना शुरू हो गए, कहता मैं तो पूरे जब सोता हूं तो स्वप्न में ही आता, तब स्वप्न को आचार्यों ने कहा है कि जो स्वप्न देखेगा उसका कफ विकृत होगा, यानी कि वहां पर कफ की वृद्धि के साथ साथ उसकी विकृति भी होगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कफ वृद्धि में और विकृति में अंतर होता है। कफ वृद्धि जब होती है तो शरीर में धारणा शक्ति बढ़ती है, मनुष्य मोटा होता है, रोग बाद में उत्पन्न होते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यहीं पर आयुर्वेद की जो कंसेप्ट है वो जानना जरूरी है। वहां आचार्यों ने वृद्धि कही है कि कफ की वृद्धि होती है। अगर कोई कफज रोग है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके बाद में उसे कफज रोग होंगे, ये अलग बात है। लेकिन वहां पर कफ की विकृति अभी नहीं होगी, बाद में जब कफ की विकृति जब वृद्धि होगी और संचय की अवस्था में जब जाएगा तब होगी। लेकिन वहां कहा है, स्वप्न में कहा है कि वहां पर कफ की विकृति होगी, यानी कि वृद्धि पहले ही से हो चुकी है। जब वृद्धि पहले से हो चुकी है तो जब स्वप्न देख रहा है तो फिर कफ की वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में पेशेंट को नींद की जो कही है कि इसको नींद नहीं आ रही है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम नींद को समझ गए कि वो निद्रा जो मन अपने सभी ज्ञान इंद्रियों से निर्वृत होकर, ये शब्द दिया है सभी ज्ञान। निर्वृत का मतलब समझ रहे हैं? निर्वृत का तात्पर्य बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जो अपनी संस्कृत बाढ़ में जो भाषा लिखी हुई है ना, उसको समझना बड़ी टेढ़ी चीज है। निर्वृत का मतलब बार बार चक्कर काटना। अब उसकी वृत्ति नहीं होगी, वो अपना वृत्ति का मतलब जो उसका रेगुलेशन है, जो उसका वो है, वो नी हो गया। नी का मतलब वहीं पर समाप्त हो चुका है। अब वो दोबारा से पता कहना चाहिए इस गली के अंदर जल्दी नहीं आने वाला है, इस क्षेत्र के अंदर जल्दी नहीं आने वाला है, तो वहां पर हो गया निवृत्त। और बार बार अगर वृत्ति हो रही है, वृत्ति का मतलब बार बार उसका रेगुलेशन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं वृत्ति। बार बार कभी आचार्यों ने वृत्ति शब्द, तो पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें वृत्ति और निर्वृत्ति दोनों का वर्णन किया है। अनुबुद्धि और पित्त अनुबुद्धि इन दोनों का वर्णन किया है, और उसी के आधार पर वृत्ति और निर्वृत्ति दोनों का आधार वर्णन किया है। कि वृत्ति का मतलब किसी दोष को बार बार जो है
क्षम हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर उसकी वृत्ति होना शुरू हो जाती है। जहां पर कहा है कि वो उत्पत्ति कैसे दोबारा हो सकती है, एक बार खत्म हो गया, तब उन्होंने फिर वृत्ति का वर्णन किया कि ये दोष जो है अपनी वृत्ति की अवस्था में है, बार बार जो है समन करेंगे, बार बार उसको होगा। निर्वृत्ति का मतलब अब जो है वो दोष जो है निर्वृत्त हो गया। निर्वृत्त का मतलब वहां से बिल्कुल उसका कनेक्शन टूट चुका है। तो जब ज्ञानेंद्रियों से उसका कनेक्शन टूट जाता है, तब मन आत्मा के साथ लिपक कर, आत्मा के साथ चिपक कर हृदय में निवास करता हुआ निद्रा को प्राप्त। इंसोम्निया कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वायु और कफ, वायु की वृद्धि होती है, महासंचय भी हो जाता है, वायु की वृद्धि होकर कफ का क्षय होता है। इस चीज का ध्यान रखना। डिप्रेशन में अलग कंडीशन होती है, यहाँ कफ का क्षय हो रहा है और वहां कफ का डेंसिटी स्निग्धता बढ़ती है। मैं वहां उसको अभी नहीं ले जा रहा हूँ। जो डिप्रेशन होता है उसमें स्निग्धता बढ़ाती है वायु, अर्थात अपने ही गुणों से कफ को वहां पर जलियांश, वहां पर पीलांश को हल्का सा शोषण करती है और कफ को वहां करती है स्निग्ध कर देती है, वहां पिच्छल बना देती है और कफ की जो मंद गति को वह कफ प्राप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में फिर पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। यहाँ पर मतलब कहना चाहिए जो वायु है वो बढ़ रही है, लेकिन सीधे सीधे कफ का क्षय कर रही है। उसका कारण है कि कफ का क्षय पहले होगा और वायु की वृद्धि बाद में। जब कफ का क्षय होगा तब वायु की वृद्धि, और वहां पर कफ क्या है, वहां पर जो कफ है वो हमारा उसके साथ में मतलब कहना चाहिए है। वहां पर जो कफ है वो एक तम के रूप में दिखाई पड़ता है, और वो तम का रूप जो होता है वो वहां पर अगर किसी भी प्रकार से उसकी वहां पर क्षय हुआ है, और वो क्षय किसी प्रकार से तो नहीं होगा, बल्कि वो क्षय होगा सिर्फ केवल हमारे आहार विहार और वात की वृद्धि से ही होगा। तो पहले कफ का क्षय करेंगे हम शारीरिक रूप से। तभी कहते हैं ना कि हम मन का पोषण हमेशा हमारे आहार से होता है, कहीं दूसरे से कुछ नहीं होता। मन का पोषण भी हमारे आहार से होता है। तो जब हम आहार सूखा भूखा खाना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा चलेंगे फिरेंगे, बहुत ज्यादा जगेंगे, कभी कोई सोने का टाइम है नहीं, कभी कुछ नहीं, और बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो इनसे क्या होगा कि हमारा कफ क्षय होगा, और वो कफ हमारे मन को बल देता है। और वहां पर अगर कफ क्षय हो गया, कहां पर, सत्व रज और तम, ठीक है, वहां पर अगर कफ क्षय हुआ तब मन में भी वायु, और जब मन में वायु तनाव जैसी स्थिति किसी को होती है, यह भय शोक भयात वायु, ये जो शब्द कहा गया है भय शोक भयात वायु, ये मन के लिए कहा गया है। और उससे पहले वह कब होगा, जब हमें जो हमारा कफ क्षय होगा। अब इसमें कौन सा कफ क्षय होता है वो हमको समझना। शारीरिक रूप से अगर आप देखें तो इसमें जो कफ होता है वो हमारा अवलंबक कफ क्षय होता है। अवलंबक कफ जब क्षय होता है तब वहां पर, क्योंकि स्थिरता कहां से आएगी, कफ से आती है, और अवलंबक कफ जो होता है हमारे हृदय के अंदर निवास करता है, वो हमारे दृढ़ता प्रदान करता है, वो हमारे मन को भी पुष्ट करता है, और वो हमारे हृदय को भी पुष्ट करता है। तब वहां पर अवलंबक कफ का क्षय होगा, और अवलंबक कफ का जब क्षय हो गया तब वहां पर मन की स्थिरता नहीं रहेगी। मन जाएगा और स्थिरता को प्राप्त नहीं है, फिर वो बार बार क्या करेगा, अपने कार्य क्षेत्र कहाँ है उसका, यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में चला जाएगा, और वहां पर जाके जब कार्य क्षेत्र में गया तो वो अपने हथियारों को जरूर पकड़ेगा। वो अकेला थोड़ी ना घूमेगा, वो अपने हथियारों को पकड़ लेगा। नाक आंख कान जितने भी हमारे 5 भौतिक जो हमारे महाभूतों के जो वैशेषिक गुण है, उनको ज्ञान, उनको कनेक्ट करने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, वो उसके हथियार है, उनको पकड़ लेगा। और जब वो पकड़ लेगा तो मनुष्य जग जाएगा, फिर उसे निद्रा नहीं आएगी। वहां पर क्या होगा, आपने देखा होगा कि जिसको निद्रा नहीं आती है, वो कभी कभी कोई बताता है मुझे बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन होता है, डॉक्टर साहब दिल धड़कता है, नींद नहीं आती। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे हर समय डर जैसा लगा रहता है। तो डर कहाँ लगेगा, स्थिरता कहाँ आती है, स्थिरता वहां आती है जहाँ हमारा अवलंबक का, कहते हैं ना कलेजा तेरा पक्का है ना, हाँ कलेजा मेरा पक्का है, तो वहाँ अवलंबक कब की बात होती है, वही उसको जो है। और जो साधक पित्त होता है वो दोनों मिलकर जो है वो वायु। मैंने कहा ना कि जब हम चिकित्सा सिद्धांत पढ़ते हैं तो मैं अपने एबीसी फाउंडेशन पर सबको बताता भी हूँ, वहाँ पर कंसल्ट क्लियर करते भी हैं, हमारे सभी वैद्य वहाँ लगते भी हैं, और सब एक दूसरे से कंसल्ट। तो मैंने कहा ना कि आचार्यों ने एक जगह जरूर कह दी कि पित्त का स्निग्ध गुण और कफ का स्निग्ध की दोनों मिलकर वायु के रूक्ष गुण को शांत करते हैं। पित्त का स्निग्ध गुण और कफ का स्निग्ध गुण, ये दोनों मिलकर वायु को शांत करते, दोनों मिलकर वायु के रूक्ष गुण को शांत करते हैं,
और वहां पर अगर अवलंबक कफ क्षय हो गया, जब अवलंबक कफ क्षय का हो गया, तब वहां से जो है वो जो वायु है वो रुक्षता को प्राप्त हो गई। और मन में जब वो चंचलता को प्राप्त होगी, चंचलता का मतलब जब उसका चल गुण बढ़ जाएगा, तो जब मन में जब चल गुण बढ़ गया तो वो अपने स्थान पर ज्यादा टिक नहीं सकता। जो साधक चित्त होता है कुछ हद तक उसे टिकने की कोशिश करता है कि आप रुकिए, यहाँ पर रुकिए, और फिर वो उष्णता को प्राप्त होता है, और उष्णता को प्राप्त होती फिर वो वहां से निकल जाता है और अपने स्थान होता है, जो कार्य क्षेत्र स्थान होता है, उसमें वो चला जाता है, अपने ज्ञान से संपर्क करता है और आदमी जग जाता है, फिर उसे नींद नहीं आती। इसके लिए आचार्यों ने एक सुविधा बताई है, एक बताया है, जब पढ़ते हैं, जो आहार विहार में पढ़ते हैं, तो कहता है आचार्यों ने लिखा है कि जिसको नींद ना आए उसको रात को चावल और भात ये दोनों खिलाकर सुलाना चाहिए। ये तात्पर्य देखिए कि अगर कहीं पर पित्त उमड़ा हुआ है, पित्त अगर बढ़ा हुआ है, तो चावल और भात दोनों जाकर उसको शांत करेंगे और वहां पर कफ को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दूध में ऐसे गुण हैं जो कफ के सभी गुणों को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना। दूध में ऐसे गुण हैं जो कफ के सभी गुणों को बढ़ाते हैं, और दूध में ऐसे गुण हैं जो शुक्र के सभी गुणों को बढ़ाते हैं, और शुक्र के ऐसे गुण हैं जो दूध के ओज के सभी गुणों को बढ़ाते हैं। तो दूध की जो प्रशंसा की है, दूध का जो एक हमारा महत्व है हमारे जीवन के अंदर, वो इसलिए ही है कि ओज का मतलब हमारे शरीर की कांति, हमारे शरीर की जो अपनी जो प्रकार से जो जैसे आज की भाषा में हम बोल सकते हैं कि ओज अगर आपका अच्छा है तो आपको कोई रोग जल्दी नहीं छू सकता। ठीक है, तो ओज वहां पर ब्रह्मचर्य, यानी कि तीनों को एक ही श्रेणी में, और एक दूध ही केवल काफी है। वो ओज को भी बढ़ा रहा है, वो शुक्र को भी बढ़ा रहा है, और वो मन में कफ को बढ़ाकर वहां वायु को भी शांत करे हुआ है और स्थिरता बनाए हुआ है, सोचने समझने की बुद्धि मतलब चीज पैदा कर रहा है, और मन को अपने सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से उसको लगा रहा है, और उसके विषय को ग्रहण करके बुद्धि को दे रहा है, और बुद्धि बहुत अच्छी तरह से उस पर अपना विचार कर रही है। विचार करने के बाद फिर डिसीजन दे रही है। तो कहा कि दूध तो सर्वोत्तम आहार इसलिए ही तो है कि आहार ब्रह्म मतलब जो जीवन के 3 स्तंभ है वो अकेला दूध ही संभाल लेता है, किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तभी कहा कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीनों को संभालने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ केवल दूध है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि खीर के साथ, यानी कि दूध और भात, दूध और चावल, दूध और भात, इसका इस्तेमाल जिसको नींद नहीं आती है। लेकिन उसमें और भी कारण हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज ले ली और एक ही चीज को लेकर कल इस पेशेंट पर लागू कर दिया कि आप ये खाओ, और पता लगी उसको नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उसको नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उसकी उदान वायु उदावत की अवस्था में आती है, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है, और आपने उसको दूध और को खिला दिया। तो वहां पर जो रोग की संप्राप्ति है वो अलग है, तो मूल दूसरा है, और मूल दूसरा होने के कारण उसके मन से संबंध हो गया है, सीधे सीधे शारीरिक रोग का मन से संबंध हो गया, तो चिकित्सा आपको मूल की करनी पड़ेगी। तब वहां पर दूध भात का योग नहीं बताया है, पता लगी कल से आप दूध भात देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। अब जैसे उन्माद का रोगी है, उन्माद के रोगी ने जो बताया है वो बताया है कि यहाँ पर जो कफ होता है, और वहां पर पूर्ण रूप से कफ होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और वहां कभी वो साधक पित्त जो होता है हमारा, जो साधक पित्त होता है वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो उग्र टाइप का होता है, और आप देखेंगे कि जो वायु का चंचलता वहां जिसको होती है, चलगुण जो होता है बहुत तेज करके होता है, और वो कभी कोई ईंट मार देता है, कभी गुस्सा बहुत जाती है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी शांत हो जाएगा, कोई किसी ने डांट दिया। तो जो उन्माद का रोगी होता है वो अलग टाइप का होता है। लेकिन हाँ, उसमें एक अवस्था जरूरी है कि यहाँ पर कब होता है तो पूर्ण रूप से क्षय होता है, और फिर जो है पित्त के ऊपर रह जाता है, जितना उसका रूप को शांत कर सकता है वो कर सकता है, नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादातर जो है जितने भी इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के, हमारे मन के लिए उष्णता प्रदान करते हैं, ताकि मन के अंदर जो हमारी उष्णता जाएगी तो वहां पर जो है फिर वायु जो है थोड़ी सी शांत हो। अब इंसोम्निया के जो क्राइटेरिया है हम वो देखते हैं कि इंसोम्निया के जो क्राइटेरिया है वो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। पहला जो कंपोनेंट है हमारा, जो सब्जेक्ट है स्लीप का, वो हम देखते हैं कि हम सब पहले देखते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है। उसकी रेटिंग का मतलब अर्थात
जो सो रहा है, जो मतलब कहना चाहिए जो सो रहा है, व्यक्ति सोने जा रहा है, उसकी पास्ट में उसकी सोने की क्या स्थिति थी? क्या आप पढ़ते ही सो जाते थे, या थोड़ी सी 2 4 10 5 मिनट जगते रहते थे, उसके बाद में आपको नींद आती है या नहीं? कंपेरिजन 6 महीने पहले से करेंगे कि 6 महीने पहले से इनकी क्या स्थिति थी, कि किस तरह से जो है हम इनको जो है पहला पॉइंट लें और पूछें कि आपको नींद अभी देर से आती है या पहले देर से आती थी। वो बताएंगे कि मैं पहले ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट तक लेटा रहता था, उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी, और अब मुझे 1 1.5 घंटे तक लेटा रहता हूँ, 2 घंटे लेटा रहता हूँ, तो करवट तो मतलब कहना चाहिए फिर मुझे नींद की आने की संभावना होती है। पहला पॉइंट डिनोटेड, आप ये देखेंगे कि 6 महीने से पहले इनकी नींद की क्या हिस्ट्री थी, वो समय कितना था जिस समय ये चारपाई पे लेटते थे। उस समय चारपाई पे लेटते वक्त भी 15 मिनट में नींद आती थी, और अब जो है लेटते बाद जो है 1.5 घंटे के बाद जो है नींद आती है। दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे कंपोनेंट 2, इसमें डिनोटेड ये करेंगे कि पेशेंट जो आखिर समय कितना ले रहा है, सोने का समय कितना ले रहा है। वहां पर सोने का समय से तात्पर्य यह है कि कोई आंख बंद करके लेट गया तो हम उसे सोना नहीं मानेंगे, या हम वो हल्की सी नींद में आ गया और हमने आवाज दी तो उसने एकदम चादर पलटी और आपको देख लिया, तो वो नहीं मानेंगे। हम तब मानेंगे जब वो हमारी किसी भी आवाज को ना सुने, छोटी सी भी आवाज को ना सुने और वो सो जाए। ये टाइम देखेंगे पहले इनका क्या था इस तरह से, और अब इनका क्या है। तीसरा कंपोनेंट है कि अब पहले जब एक बार सो जाते थे आप, तो आपकी नींद सुबह खुलती थी या फिर बीच बीच में 3 3 2 2 घंटे पे खुलती थी। मैक्सिमम आप 6 6.5 घंटे 8 घंटे बता रहे हैं कि आप 8 घंटे सोते थे, तो क्या ऐसा तो नहीं होता था कि दिन में और रात में जो है 3 बार नींद खुलती थी, और नींद खुलने के बाद फिर जो है 10 15 मिनट बाद फिर आप सो जाते थे? ऐसा कभी होता था? तो पेशेंट की वो वाली हिस्ट्री लेंगे और वो बताएगा आपके लिए कि मैं जब एक बार पहले सो जाता था तो फिर मैं सुबह ही उठता था, मुझे कुछ नहीं पता होती थी, और अब जो है रात में जब मैं सोता हूँ तो 2 3 बार नींद मेरी खुलती है, और उसके बाद 15 20 मिनट तक दिखता रहता हूँ, फिर मैं चौथा कंपोनेंट देखेंगे कि पेशेंट अगर सो रहा है तो उसकी इफेक्सी क्या है, जो स्लीप की इफेक्सी क्या है, कितनी डीप है, वो देखेंगे उन 3 घंटों में ही देखेंगे कि इन 3 घंटों में अगर आपकी आंख खुलती है तो या क्या ये 3 घंटे आप अच्छी तरह से जो है वो नींद लेते हैं, या आपको बीच बीच में कोई स्वप्न वगैरह इन 3 घंटों में आता है। तो वो भी चाहिए, हम उसको पूछेंगे कि आपके साथ में ऐसा होता है या नहीं। पांचवा कंपोनेंट लेंगे कि आपकी सीरीज में कोई डिफरेंट मतलब कोई जो डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस का तात्पर्य ये है कि जैसे आपको कोई लगता है कोई झकझोर के चला गया, एकदम फट से आपकी नींद खुल गई, मतलब कोई बाहर का नहीं है, अंदर ही अंदर जो स्वप्न देख रहे हैं उसमें लगा कि ऐसा जो है मतलब कहना चाहिए हुआ, फट से एकदम नींद खुल गई। आप कोई सपना देख रहे हैं, उसको सपना देखने के बाद आपकी नींद खुल गई। पास आप सब देखा होगा कि बहुत से जो है चौंक के उठ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ये सब उनके साथ में। तो ऐसा तो नहीं होता है, और होता है तो पहले कभी ऐसा होता था आपके साथ में, तो पेशेंट बताएगा कि पहले मेरे साथ में होता था लेकिन इतना नहीं होता था या नहीं होता था। छठा कंपोनेंट देखेंगे कि जिस समय पेशेंट आपके पास आया उस समय उसको आपको ये पूछना है कि आप नींद को लाने के लिए कोई इंड्यूस कोई मतलब इस तरह की प्रक्रिया करते हैं, दूध भात खाते हैं या कोई गोली का इस्तेमाल करते हैं, या कोई आपको जो है कोई बच्चा आया आपके पास तो कहा कि थपकी देकर सुला दो इसको थोड़ी सी, तो बच्चे को समझ के जो है थपकी देकर सुना रहा है लेकिन वो जो है सो ही नहीं पा रहा है। तो कोई अगर ऐसा कोई डिस्टर्बेंस या मतलब कहना चाहिए ये हो सॉरी ऐसा कोई अगर आपको कोई आता है पेशेंट, तो आप उसको देंगे कि आप सोने से पहले कोई मेडिकेशन तो नहीं करते। अगर सोने से पहले आपको लगता है कि मेडिकेशन की मेरी आदत हुई है और मेडिकेशन मैं नहीं करूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, कहीं आप ऐसा तो नहीं करते। सातवां देखेंगे कि आपको डे टाइम में रात को नींद नहीं आई तो क्या दिन में नींद आती है, तो पेशेंट बताएगा मुझे दिन में भी आती है या नहीं आती है। इसको हम देखते चलेंगे कि दिन में नहीं आती है या आती है। यहाँ पर ये कफ के और वायु के ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, इन 6 पॉइंटों के हिसाब से आपको ये तय करना होता है कि इसमें कफ कितना अच्छा है। अब हम उल्टा चल रहे हैं, वो कहता है कि दिन में मुझे नींद आती है और रात को मुझे नींद नहीं आती, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो दिन में पेशेंट को अगर नींद आ रही है, इसका मतलब दिन के अंदर
जो कफ की स्थिति है वो मंद गुण को प्राप्त है। वर्क करने के बाद भी वो मंद गुण को प्राप्त हो गई है और वायु इसमें समावस्था के अंदर है, मतलब अपनी बहुत ज्यादा चलायमान गति की नहीं है। और वहां पर वायु कफ का जो मंद गुण बढ़ा है उससे वायु का अवरोध पैदा हो रहा है। और अब पेशेंट को दिक्कत ये हो रही है कि उसे दिन में तो झपकी आ रही है, लेकिन रात को झपकी, रात को मतलब नींद नहीं आ रही है। और उस समय जो पेशेंट एंजाइटी टाइप के होते हैं, आपको मैं अब क्लिनिकल बता रहा हूँ, जो पेशेंट एंजाइटी टाइप के होते हैं उनको दिन में नींद आती है और रात में नींद नहीं आती। दिन में क्या होता है कि जब वो चलते हैं, जब वो वर्क करते हैं, तो वर्क करने के बाद उनके दिमाग में जो कफ होता है वो कफ मंद गुण को प्राप्त होता है और उन्हें झलझलाहट टाइप की रहती है, वो अपने सब्जेक्ट को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते। जबकि अगर कहें तो आप ये कहेंगे कि दिन में जब कफ आदमी चल रहा है तो मंद गुण को कैसे प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर भी वो बढ़ना चाहिए। देखिए, वायु के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वायु चलने से बढ़ती है, लेकिन आप कफ को नहीं कह सकते कि कफ चलने से, मतलब चलने का मतलब वर्क कर रहा है आदमी बैठ के। तो अगर वो शारीरिक वर्क करेगा तब वहां पर आप कफ मानेंगे कि यहाँ पर जो है वो कफ मंद गुण से अपना थोड़ा सा एक्टिव पॉइंट में आएगा, क्योंकि आप जो है शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी कुर्सी पे बैठ के मेहनत कर रहा है, दिमाग से मेहनत कर रहा है, तो वो दिमाग से जो मेहनत करेगा तो वहां तो जो दिमाग में जब करेगा तो भय सुख बाय जो है वो फार्मूला लागू हो जाएगा। और कफ को यह है कि कफ का फार्मूला यह है कि कफ अगर आप स्थिर अवस्था के अंदर है तो कफ वहां पर जो है अपनी मंदता को ही प्राप्त रहेगा। जिस तरह से एंजाइटी के पेशेंट में कंडीशन और देखने को मिलती है, जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा ऊपर की तरफ आएगा, उसका दिमाग एकदम बंद होता चला जाएगा। और जब बंद होता चला जाएगा तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि सूरज जैसे, बिल्कुल सेम कंडीशन वही होती है जो आजकल लोग उस चीज को कह रहे हैं कि माइग्रेन टाइप का होता है। वहां पर सिर्फ अंतर रहता है कि उसके सर में दर्द नहीं होता, बल्कि पूरा दिमाग जो है वो शून्य जैसा होता है, उसको कुछ सोचने समझने की कोई मतलब सोचता समझता है ही नहीं, बल्कि और एक प्रकार से झंझलाहट। अगर आपने ज्यादा बात करी तो फिर वो एकदम झंझलाहट उसके सामने निकल के आएगी कि क्या आप इतनी देर से बात कर रहे हो, ये वो, और मेरे को मतलब अनाप शनाप जो है वो उसके दिमाग में चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वायु की अपनी गति है वो डिपेंड कर रही है कफ की मंद गति, क्योंकि कफ एक सिरे से दूसरे सिरे को जो ले जा रहा है, वहां से जो पल्सेशन ले जा रहा है उसकी गति कम हो गई। पेरिस्टालिक मूवमेंट अंदर भी चलते हैं हमारे, जो ह्यूमर्स होते हैं, मतलब जो क्या होता है अंदर, कौन सा, वो जो जिसे आयुर्वेद में अपना कहते हैं तर्पक, वो तर्पक अंदर भी गति करता है और उसी के द्वारा जो इम्पल्स होते हैं वो एक दूसरे सेंटर तक जाते हैं। ये एंजाइटी के मरीज में अक्सर आपको देखते हैं। शाम को होते होते क्या होता है कि शाम को जब पूरा थोड़ा सा हो जाता है तो उसके अंदर शरीर के अंदर जो खाना खाता है लघुता आ जाती है। लघुता जब आती है तो लघुता आने के बाद शाम को जब वो खाना वाना खा के लेटता है तो उस समय कफ का अपना प्रधान गुण होता है कि अब वो स्थिरता को प्राप्त होगा, यानी कि लेटेंगे चारपाई पे। लेकिन जो दिन में जिस तरह से गति वायु की रुकी थी, अब उसकी कोई गति नहीं रुकी है, वायु पूरे शरीर से इकट्ठी होकर भ्रमणता को प्राप्त करता है। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे इसमें तब आप खुद को देखेंगे पूरा क्या होता है। पूरे शरीर की वायु, कहीं ना कहीं तो वायु इकट्ठी रहेगी ना रहेगी, वहां पर उसकी गति है नहीं, तो वो किसी दूसरी जगह पर अपना स्थिर होकर काम कर रही है वहां पर, और हमको पता नहीं चल रहा है। और खासकर वो आम पचना अवस्था में रहती है, तो उनकी विशेषता ये भी होती है कि जिसको एंजाइटी होती है उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बातज कॉन्स्टिपेशन होता है, लेटिन उसको नहीं आती है। और लेटिन जब नहीं आती तो वायु वहीं पर रहकर जो है मल का शोषण भी करती है। रात को कफ जो है स्थिरता की अवस्था में आता है और पूरे वायु से शरीर, वहां से वायु फिर निकलती है और निकलने के बाद पूरे शरीर में जब भ्रमण करती है तो फिर वहां पर जब भ्रमण करेगी तो मन से भी सीधे संपर्क करेगी, रजोगुण उसका बढ़ेगा और फिर वो गति को प्राप्त हो जाएगी। और जब गति को जब वो प्राप्त हो जाएगी तब वहां पर वो कफ को धीरे धीरे करके ये सुखाना शुरू करती है। धीरे करके सुखाएगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्षय करेगी कफ का, और कफ का क्षय करने के बाद तब वहां पर वो सुखाएगी। अब लंबक कफ वहां पर सूखेगा और पूरी रात मनुष्य जो है लेटा रहेगा और फिर उसको नींद नहीं आएगी। एक आपने स्थिति नोट की होगी, वो आज आपको बता दे रहा हूँ, आपने कभी महसूस किया होगा। आप मान लीजिए सोने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं मैं आराम करूँ, सोने की स्थिति में नहीं है। और सोने की स्थिति में इसलिए नहीं क्योंकि आप सोना नहीं चाहते, आपको कोई काम है और आराम करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल रात को किसी को 2 बजे छोड़ के जाना,
छोड़ने जाना है स्टेशन। तो जो 2 बजे आप जब छोड़ के स्टेशन छोड़ने के लिए स्टेशन पर जा रहे हैं और जग रहे हैं और खाना खा के आप 4 घंटे फ्री हो, 4 घंटे पहले ही फ्री हो गए थे, आपने 9 बजे खाना खा लिया था और उसको 2 बजे छोड़ना है। तो वहां पर क्या हुआ कि जो आप चारपाई में लेटे रहे, चारपाई में लेटे रहने के बाद आपको 1-1.5 घंटे तक लगा कि मेरे को नींद आ जाएगी, 1.5 घंटे तक नींद आ जाएगी और आपको पूरी तरह से अस्वस्थ भी हैं कि नींद 1.5 घंटे में आ जाएगी, लेकिन आपने जबरदस्ती उस नींद का वेग रोक लिया और रोकने के बाद जो है आप जो है तसल्ली के साथ लेटे रहे और पता लगी 1 घंटे के बाद आपकी नींद गायब अपने आप। अब आप कोशिश कर रहे हैं सोने की, अब जो है मैं सो जाऊं तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। और उसी बीच किसी ने कह दिया कि ट्रेन तो नहीं, ट्रेन तो जो भी है रद्द हो गई, ये हो गया वो हो गया, आज नहीं जाओगे कल जाओगे, 2 बजे कौन जाएगा, ये सो वो। दिन में नहीं समझ पाए, लेकिन रात को जो जाने वाले भी थे उनकी समझ में आ गया कि लेट नाइट नहीं जाए, और फिर उनको भी समझ में आ गया और वो भी रुक गए और पता लगी आप 2.5 घंटे तक जगते रहे और आपकी नींद भाग गई, फिर आपको 1-1.5 घंटे तक नींद नहीं आ रही। क्यों? जबकि खाना खा के लेटे थे। कफ अगर चाहता तो स्थिर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। और वायु वहां से निकली और निकलने के बाद पूरे शरीर में भ्रमण किया उसने, और भ्रमण करने के बाद अपने ज्ञानेंद्रिय अब मन को उसने जो क्योंकि मन को जो परिवर्तन करने वाली होती है वो वायु होती है, मन को उसने परिवर्तित कर दिया और मन जो है फिर अपनी ज्ञान में लिप्त हो गया। फिर आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी जो है वो नींद नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने कहीं किताब पकड़ ली और अपने मन को एकाग्र कर लिया, अब यहां पर आप क्लिनिकल समझ लो, आज रात को ही करके देख लेना। अगर आपने मन को एकाग्र कर लिया, रात को किताब लेके बैठ गए, भले कितनी भी नींद नहीं आ रही है, आप देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है, मैं तो पहले ही सो जाता था, आप मेरे पहले बता देते मुझे, मैं खाना खा के 1.5 घंटे लेट गया, अब मेरी नींद भाग गई, अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं। आप इधर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, घूम रहे हो ना, कुछ मत करो। आप क्या करो, मन की एकाग्रता को तुरंत प्रदर्शित कर दो और किताब लेके बैठ जाओ और फिर पढ़ो, आपको 15 मिनट भी नहीं लगेगा। फेसबुक पे जो जो देख रहे हैं, कोई अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो किताब पढ़ते ही नींद आ जाएगी। तो आपने बहुत सी कंप्लेंट आपने ऐसी सुनी होंगी, बहुत से ऐसा सुना होगा कि डॉक्टर साहब के यहाँ बच्चा वैसे तो सही, वैसे तो इनको नींद नहीं आती, लेकिन किताब पकड़ते ही नींद आ जाती। तब वहां पर हम कहेंगे मन की एकाग्रता, यानी कि मन एकाग्र हुआ और एकाग्र होने के बाद फिर उसकी जो अपनी प्रवृत्ति होती है कि अब ज्ञानेंद्रियों से कत्ती काटो और फटाफट जो है सो जाओ, अपनी आत्मा के साथ जाकर मिलो। क्योंकि जब तक आप उसे एकाग्रता के रूप में नहीं लेके आएंगे, हम जब सोते हैं तो सोने को हम देखते हैं कि हमारा मन एक जगह टिका होता है, किसी विषय को लेकर एक जगह टिकता है, और जब एक जगह उसकी एकाग्रता पूरी हो जाती है, हाँ जी हाँ जी, तो एक जगह हम जब सोते हैं तो एक जगह मन टेकते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, उसको सोचते 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 आप बिल्कुल सो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, एक ही सब्जेक्ट को लेके सो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में उस समय 3 से 4 सब्जेक्ट एक साथ लगातार चल रहे हैं, यानी कि इधर से उधर, उधर से उधर, ये भी सोच लिया, तो क्या आपको 1-आध घंटे तक नींद आ जाएगी? नहीं आएगी। उसे ही बोलते हैं तनाव। वही होता है तनाव, जब अलग अलग सब्जेक्टों पे मन एक सब्जेक्ट से हट के दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाता है, और चले जाने के बाद फिर वो 3-4 ऐसे सब्जेक्ट, 5-6 ऐसे सब्जेक्ट पड़े होते हैं जो उन पर हमेशा सोचता रहता है, वहां से हटता है वहां चला जाता है, वहां से हटता है वहां चला जाता है, उसकी एकाग्रता बनी नहीं पाती है। और उस स्थिति में उसी जो स्थिति है जिसे कहते हैं तनाव, वही जो है स्ट्रेस होता है। अब वो क्यों होता है? वो होता है हमारा शेड्यूल टाइम। मैं थोड़ा सा अभी चिकित्सा तो बहुत इसकी इजी है, मैं इसको क्लिनिकल थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है,
ये जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस करी है उसका जो है सहायताओं के आधार पर। कोई बताएगा मैं कहाँ कहाँ बोल रहा था? कोई लिख दे मैं कहाँ बोल रहा था, मैं उसको एकदम कहता ना, देखो मेरे सब्जेक्ट वहां से हटा एकदम वहां पर पहुंच गया। तब मन की जब एकाग्रता होती है तो मन जो है एकाग्र एक विषय पर हो सकता है, और एक विषय को लेकर अगर आप निद्रा की अवस्था में जा रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 सब्जेक्ट को अगर सोच रहे हैं और सोचने के बाद फिर आपको नींद आ रही है तो आपको वो नींद अच्छी नहीं आएगी, और ना ही उस नींद का कोई औचित्य है। और उसमें फिर आपको 5 सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे और उसे आप नोट कर सकते हैं, और यही सिम्टम जो है हमारी निद्रा नाश के कारण होते हैं। नंबर 1, निद्रा अल्पता, नींद कम आएगी, ड्यूरेशन कम होगा। हाँ, तनाव पर, हाँ हाँ। तो ये तनाव में जब ये होते हैं तो हमको ये 5 आप इसको लिख भी सकते हैं। निद्रा अल्प, आचार्यों ने जब निद्रा अल्प का वर्णन किया है तब वहां पर ये इंडिकेशन आप तय कर लें कि सब्जेक्ट मन जो है वो किन 5-6 सब्जेक्टों पर, यानी कि एक से अधिक सब्जेक्टों पर नींद के आते समय काम करता है, और काम करने के साथ उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। इसलिए निद्रा अल्प होती है, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होता है एक बार आने के बाद वो कम होता है और पेशेंट की आंख खुलती है। अंगमर, जब वो सुबह को उठेगा तो निद्रा पूरी नहीं होगी, तब उसको जो है पूरे शरीर में दर्द होता है। जाड्य, उसके पूरी शरीर में जकड़ाहट होती है। जकड़ाहट कहाँ होती है? मैंने अपने एबीसी फाउंडेशन पर बताया है। जकड़ाहट जहां होती है, जहां पर कफ, जकड़ाहट का और तोंद, ये दो का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि जहां जड़ता होगी, जड़ता में और तोंद में, ये वायु के नानात्मक जो हमारे हैं लक्षण हैं, उनको आपको इनमें डिफरेंस समझना होगा कि जड़ता में और तोंद में अंतर क्या होता है। तो जड़ता वो होती है जिसमें वायु तो सम अवस्था में होती है, लेकिन जो उसको रोकने वाला जो दोष होता है वो बड़ा हुआ होता है, अर्थात उसका आवरण होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने की बहुत आपको मतलब कहना चाहिए, क्लिनिकल के हिसाब से पड़ेगा, क्लिनिकल के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा कि वायु सम अवस्था में, लेकिन जो आवरण जिसके हुआ है वायु का, वो प्रबद्ध अवस्था। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर गया, थोड़ा सा मैं आपको उल्टा बता दिया। हाँ, यस, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि पानी पीने के चक्कर में जो है मेरा, जब वायु प्रबद्ध अवस्था में हो, और प्रबद्ध अवस्था में होने के बाद, प्रबद्ध का मतलब बढ़ी हुई हो, और बड़ी होने के बाद अगर उसके कोई भी दोष उसका रास्ता रोक रहा है, तब जड़ता हो। निकल नहीं सकती हो। मैं इसको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूं आपको। वायु प्रबद्ध अवस्था में है, कोई दोष उसके रास्ते में आ गया, तो रास्ते में आने के बाद वायु क्या काम करेगी, वहां पर उसी अंग को क्या कर देगी, जड़ता, उसमें स्टिफनेस पैदा करेगी। और वहीं पर उसको स्टिफनेस, जैसे कोई कहता है ना डॉक्टर साहब, जब इसको ऐसा करके ना तो बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से पूरा हाथ जो ना अकड़ जैसा जाता है, तब वहां पर दोष, जो दोष है जिसने आवरण किया है वायु का, वो भी प्रबद्ध अवस्था में है, और जो वायु है वो भी दोनों प्रबद्ध अवस्था में, यानी कि दोनों ही प्रबद्ध अवस्था के अंदर हैं, तब वहां पर जड़ता होगी। जो तोंद होता है उसमें तोंद में वायु सम होती है, लेकिन सामने वाला जो दोष जिसने उसको आवरण किया है वो प्रबद्ध अवस्था में। जैसे एक भीड़ है, बहुत भीड़ है, हजारों लोगों की भीड़ है, और मैं अपनी एक स्वाभाविक चाल से चल रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इतनी भीड़ है, तो मैं अपनी एक स्वाभाविक चाल से अपने जो कदम है उन्हीं के हिसाब से चल रहा हूँ। तब मैं क्या काम करूंगा कि जहां भीड़ होगी वहां पर कभी इसको कट के रास्ता, कभी ऐसे करके, कभी इस आदमी के बीच से ऐसे करके निकल के, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके, अपनी स्पीड को कम ना करते हुए, पर मैं मोड़ के जो है वो पूरी भीड़ को क्रॉस करूंगा। हाँ, वो चीज अलग है, उसमें मेरा समय ज्यादा लगेगा कि मैंने एक सीधे जाना था मुझे, अब मुझे कभी इधर मुड़ना पड़ रहा है, कभी इधर मुड़ना पड़ रहा है, कभी कभी पीछे आना पड़ रहा है, फिर क्रॉस करके, वो सांप सीढ़ी जैसा वाला हिसाब है, लेकिन मेरी गति जो है वो बिल्कुल समान है। उस समय वायु सम अवस्था में है, तब वो जिस एंगल से टकराएगी, अब वो इधर को घूम गई तो यहाँ टकराएगी, और इधर को घूमी तो यहाँ टकराएगी, तो जिस एंगल से घूमेगी वहां पर ठोंक देगी। ठोंकने का मतलब वहां पर
टच करेगी तेज करके, और वहां पर एक दर्द महसूस होगा जो तोंद जैसा होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा हुआ होगी। तो क्या कभी कभी पेशेंट कहते हैं ना कि मेरे को सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, या पेशेंट बताएगा मेरे पूरे शरीर में चिट्टी जैसी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में ना चिट्टी जैसी हो रही है, कभी यहाँ पर ऐसा करके लगता है मुझे, कभी इधर ऐसे लगता है, कभी ऐसे करके लगता है। तो वहां पर क्या करते हैं हम, वायु की चिकित्सा कर बैठते हैं उल्टी, जबकि वो तो बेचारी बिल्कुल साम अवस्था में अपने अपने को गति देते हुए इधर उधर करके ऐसे ऐसे करके निकल रही थी, सम अवस्था में थी, चिकित्सा हम उल्टी कर बैठे वायु की, और जबकि हमको पता था कि हमें चिकित्सा करनी है उसकी जिसने उसका आवरण किया है। जो जड़ता होती है, उस जड़ता में दोनों ही दोष, जो आवरक होता है और जो आवरण होता है जिसका, वो दोनों ही दोष बड़े होते हैं, और फिर वहां पर वायु ठहर कर और फिर उस अंग में स्टिफनेस पैदा करती है, जड़ता पैदा कर देती है। तब वहां पर हम जो चिकित्सा है वो आवरण की करेंगे, और आवरण की चिकित्सा को करते करते हम ये भी देखते चले जाते हैं कि यहाँ पर जो है वायु ना बढ़ जाए। अगर कफ ने आवरण किया है तो आपका टूट तिक्त औषधियां अगर आपने उसको ज्यादा दे दी तो पता लगी वायु की और ज्यादा वृद्धि हो गई, लेकिन आवरण तो हट गया लेकिन वायु की वृद्धि बढ़ गई। और एक चीज और ही बता दूं, वायु की जब वृद्धि बढ़ती है तो जल्दी कम नहीं होती। इस स्थिति में अगर कोई पेशेंट हमारे पास, ये सिंपल मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं क्लिनिकल, और इसमें नॉन क्लिनिकल भी हैं कुछ भी, लेकिन जहां तक है तहां तक क्लिनिकल ही है सब। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मन के दो स्थान, एक कार्य क्षेत्रीय और एक उसको, मन के जो वायु का रूक्ष गुण है उसको शांत करने के लिए दो गुण प्रधान होते हैं। इसमें अवलंबक कफ यानी कफ का स्निग्ध गुण और पित्त का स्निग्ध गुण दोनों मिलकर वायु के गुणों को शांत करते हैं, वायु के रूक्ष गुणों को शांत करते हैं। नंबर 3, मन अपने इंद्रियों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, और जब वो टूटता है, निवृत्त होता है, तब हमको नींद आती है। अगर वो कहीं पर जो है वो नहीं टूट रहा है। हाँ, एक स्थिति और भी बता दूंगा आपको। कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट जो है ऐसा करता है कि डॉक्टर साहब मेरे, या पेशेंट नहीं, या बल्कि एक नॉर्मल पर्सन में भी देख लो आप, कि कोई आदमी बैठा होता है और बैठने के बाद अपने एक सब्जेक्ट पर सोचना जब शुरू करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसके सामने से निकल जाता है। वो बैठा है और एक व्यक्ति सामने से उसके निकला, बिल्कुल एकदम चिपक के निकल के चला गया, और जब चिपक के निकल के चला गया तब वो कहता है, पीछे से लौट के आता है, बोले भाई साहब की हाँ, बोले आपकी आंख है मेरी 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 तरफ से, आप देख भी मेरी तरफ रहे हो और आपने मुझे देखा ही नहीं, मुझे तो ऐसा पता चला। तब वो व्यक्ति कहता हाँ मैंने आपको नहीं देखा, और जबकि वो सोच रहा है बैठे बैठे और आपकी तरफ निगाह भी है उसकी और आप निकल भी गए वहां से, वो कहता है भाई साहब मैंने देखा ही नहीं। बोले क्यों? बोले मैं कहीं दूसरी जगह सोचता था। मतलब उसका मन जो है ज्ञान इंद्रियों से संपर्क ना करके, बल्कि मन किसी दूसरे सब्जेक्ट पर लगा हुआ था, और वो पहुंच गया कहाँ, जहां पर आप कोई चीज छोड़ के आए थे, या कोई ऐसी चीज हो गई वहां वहां पर छोड़ के आए थे और उसके बारे में सोच रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा होगा। तब वहां पर जो है वो हमारी जो इंद्रियां हैं, अब आप समझ लो कि मन ने अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को छोड़ के, और जब दूर दराज क्षेत्र में जाके, दूर दराज हमारे शरीर से ही बाहर मतलब कहना चाहिए, वो मतलब संबंध तो बनाया हुआ है बिल्कुल वहां से वहां तक, और वहां पर बता रहा है कि यहाँ ऐसा हो रहा है और मैं यहाँ पर ऐसे करके आया था, और वो उसका आपके दिमाग में पूरी तरह से पिक्चर वहां घूम रही है, लेकिन इंद्रियों से वो संपर्क छादे हुआ है, लेकिन उनके गुणों को क्या कर रहा है वहां पर, वो की स्थिति में। मैंने कहा ना, मन एक समय में एक ही चीज को करता है, दूसरी चीज को नहीं करेगा। अगर वो इंद्रियों से संपर्क कर रहा है तो पांचों ज्ञान इंद्रियों से संपर्क कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पांचों ज्ञान इंद्रियों से एक साथ में संपर्क कर जाएगा ना, वो अलग अलग संपर्क। ऐसे ही वहां पर वो ऊहा की स्थिति में है, और यहाँ पर वो ज्ञान इंद्रियों से टचिंग में भी है, और जब टच में है वो, तो वो सामने वाले व्यक्ति को उसका संपर्क ही नहीं हुआ मन से, मन ने उसको ग्रहण ही नहीं किया। तो यही तो कहा है आचार्यों ने कि मन अपनी ज्ञानेंद्रियों को सामने रखकर तब अपने सब्जेक्ट को ग्रहण करता है, इससे पहले वो ग्रहण करेगा ही नहीं। इस स्थिति में जब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो ट्रीटमेंट में फिर हम इसको आप लोग लिख सकते हैं पंचकर्म के हिसाब से भी, वैसे भी शोधन चिकित्सा एंड डेट। जटामांसी तेल ने, और जटामांसी तेल का 7 दिन तक नश्य, या सिरो पिचू धारण करें या सिरो बस्ती धारण करें क्षीर वाला तेल से।
एक चूर्ण बना है और वो बराबर मात्रा में बना है, किस किस का बना है वो भी लिख लें। जटामांसी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तगर, पिपली मूल और बचा। इसकी जो मात्रा है वो देने की, 1 द्रव्य, 2 द्रव्य, 3 द्रव्य, 4 द्रव्य, 5 द्रव्य और 6 द्रव्य। ये 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य की मात्रा होगी 500 mg, यानी 3 ग्राम। आप इसको दूध के साथ में भोजन काल की बात है, मतलब भोजन के बाद। एक क्वाथ देना है आपको, वो क्वाथ है दशमूल, बला, निर्गुंडी एंड मधुष्टि। बराबर बराबर मात्रा में लें और फिर इसको 4 ग्राम 50 ग्राम पानी 200 ग्राम पानी में डालें, 50 ग्राम रह जाए और फिर सुबह शाम करके इसको पिलाएं खाने के बाद। हाँ, तीसरा क्वाथ है बृहद सट्य आदि वर्ग क्वाथ। इसके जो इंडिग्रेंट हैं वो आप लिख सकते हैं, बृहद सट्य आदि वर्ग क्वाथ। सटी, सटी का मतलब कचूर, पुष्कर मूल, क्रायता, परपट, हरितकी, गुडची, रासना, कंटकारी, पिपली, नागरमूथा, ब्रह्मी, देवदारू, दुरालभा, आप इनको बराबर बराबर मात्रा में ले लें और बराबर बराबर मात्रा में फिर इसको 6 ग्राम लेके 1 गिलास पानी लें। 1 गिलास का मतलब आप 200 ml ले सकते हैं, मैं 1 गिलास बोल जाता हूँ, 200 ml ले सकते हैं। हाँ जी बिलाल जी लिखें, सटी, पुष्कर मूल, क्रातादि, क्रायता या पित्त पापड़ा, हरितकी, गुडची, रासना, कंटकारी, पिपली, नागरमूथा, ब्रह्मी, देवदारू और दुरालभा। इनको सबका बराबर बराबर मात्रा में लें, 6 ग्राम 200 ग्राम पानी में डालें, इसका क्वाथ बना है और खाने से पहले दे दें। आर ब्या
भैंस के दूध से बनाई हुई खीर में मिश्री डालकर अर्ध भोजन अनुसार दें, आधा भोजन करा दें और आधी खीर खिला दें। आधा भोजन और आधी खीर, भैंस के दूध में खीर बनाकर और मिश्री मिलाकर फिर आधा भोजन और आधी खीर, ये शाम को रात को मरीज को खिलाएं। कई तरह से हम लोग इसकी चिकित्सा देखते आएंगे। अब हम जो हमारा अगला होगा वो हमारा होगा डिप्रेशन का, फिर अगला वाला होगा हमारा साइजोनेफ्रेनिया। इसमें अलग अलग दोष हैं, विकृति मन की है और अलग अलग कंडीशन बनती हैं। कभी कब किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। यहाँ पर आपको ये देखना है कब का क्षय हो रहा है और वायु यहाँ पर अपनी गति को प्राप्त हो रही है और उसके द्वारा मन जो है पूरी तरह से अपनी ज्ञान इंद्रियों से हमेशा लिप्त रहता है। और जब लिप्त हमेशा रहता है तो अपने हृदय स्थान में अपने आत्मा के साथ नहीं चिपक पाता, इसलिए निद्रा का नाश हो जाता है और एक डिप्रेशन की कंडीशन है वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। अगले शुक्रवार को हम डिप्रेशन की विभिन्न अवस्थाओं में जाएंगे और वो एंजाइटी और डिप्रेशन एक साथ में लेंगे। उसके बाद फिर साइजोनेफ्रेनिया लेंगे और उसके बाद जो अलग अलग तरह की एमएनडी टाइप की होती है, डिजीज होती है, वो अलग अलग तरह की होती है, तो वो लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल जो मन से संबंधित डिजीज हैं उनको मैं इसमें डिस्क्राइब करने की पूरी मैंने तैयारी कर रखी है कि मैं यहाँ से इसकी मतलब पूरा करूँगा, ताकि उसके बाद जो है फिर हम शारीरिक दोषों पे जाके जो है फिर उसका काम कर सकें। और हमारे फिर में ये नहीं होना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट हमारा छूट रहा है। और आज की स्थिति में ये जो स्ट्रेस वगैरह है, ये साइजोनेफ्रेनिया की कंडीशन है, डिप्रेशन के हैं, एंजाइटी के हैं, निद्रा नाश के हैं, ये हमारे पास पेशेंट बहुत आ रहे हैं और इन पेशेंटों को सबसे पहले ठीक करना हमारा काम है। क्योंकि आपको एक चीज और ध्यान में रखें कि हमारा ही केवल आयुर्वेद है जो इस तरह के मरीज को ठीक कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ मानसिक रोग की चिकित्सा और मानसिक रोग जो विज्ञान है वो बहुत ज्यादा परिपूर्ण से परिपूर्ण ज्यादा है, मतलब जिसका अंत नहीं है वो है। हम बचाएं कि पेशेंट को किसी तरह से अफीम, गांजा, ये जो दवाइयाँ जिस तरह से बन रही हैं हमारी, और उसको खिला खिला के तो वैसे ही है, और इस तरह की दवाइयों को खिला के और फिर जो कितने दुष्परिणाम हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं उनको हम बचाएं। क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप तय कर लो, अगर कोई आप इस पे ही काम करना आप शुरू कर दोगे, साइकेट्रिक पे काम करना शुरू कर दोगे, हमारी जो साइकेट्रिक है ना वो बहुत ईजी है और साइंटिफिक है और समझ में आने वाली है। आप किसी को अगर सिंपल भाषा में भी अगर कहीं भाषण भी दोगे, कहीं कथा भी कर लोगे ना इसकी, तो आदमी बहुत आराम से सुनेगा और बहुत उसको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भाषाएं हमारी लोक भाषाएं आचार्यों ने इसमें वर्णन किया है। लोक भाषाओं का मतलब जो हमारे समाज में अक्सर बोली जाती हैं उन भाषाओं का वर्णन किया है। इसलिए इस चीज को जब भी आप कैंप लगाएं, जब भी आप वो करें, मेरा तो हमेशा यही रहता है कि जब मैं कहीं कैंप लगाता हूँ या कहीं पर जाता हूँ, क्योंकि जब आप जब मन को पढ़ लेंगे तो मोक्ष भी पढ़ लेंगे, मोक्ष भी पढ़ लेंगे तो फिर आप पुनर्जन्म पढ़ लेंगे और उससे आपके शरीर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आपके धार्मिक रूप से, किसी भी रूप से आपका मन कभी विकृत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद अथर्व जो मतलब वेद है उसका एक अंग है और उसमें मोक्ष की प्राप्ति है। तो हम मतलब वैसे पढ़े आप धार्मिक ग्रंथ, मैं किसी को वो नहीं करता, ना ही मेरा कोई मतलब बनता है, ना ही मैं इतना ज्ञानी हूँ। लेकिन जिसने आयुर्वेद में और ये सब चीज पढ़ ली, आप यकीन मानो आपको गीता का एक एक श्लोक अपने आप ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा और फिर आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आप उससे ज्यादा उसको समझा देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला, राम जी की लीला सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन आप जब कभी इस पे बात करेंगे कि आओ हम ऐसे बात करते हैं, हम ऐसे समाज को समझाते हैं, आपके दो काम होंगे, एक तो चिकित्सा पद्धति का काम होगा और दूसरी चीज जो अध्यात्म, वास्तव में का अध्यात्म है कि मन का अध्यात्म तो मन का ही है ना, आत्मा का होता है, अध्यात्म है ही नहीं। आत्मा तो सिर्फ उसका मिलन है, बाकी जो भी करना है वो हमको मन को करना है। और मन की ही जितनी शिक्षा है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी दे के गए थे, आत्मा तो उनकी भी कहीं नहीं गई थी।
बस उन्होंने सिर्फ केवल उसको आत्मा से चिपकाने की कोशिश करी थी कि इससे चिपको, मेरे से चिपक जाओ, आपको सृष्टि की हर चीज का सत्य पता चल जाएगा। तो वहां पर क्या है, केवल मन को ही तो है, और मन का सब्जेक्ट आयुर्वेद में इतना बड़ा है, आप काय चिकित्सा की तरह मनोचिकित्सक बढ़िया तरह से बन सकते हैं, समाज में अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको खुद को इतना वो होगा कि आपको किसी चीज की वो नहीं होगी जल्दी। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, और जो कर रहा है वो करने दो, क्योंकि आपको पता है कर्मण्यु, मतलब जब तुम जो वो मेरे को खूब ढंग से पता है, भले गीता की तरफ से ना पता हो, भले रामायण की तरफ से ना पता हो, लेकिन मुझे अपने आयुर्वेद की तरफ से खूब पता है कि आपने जैसा करोगे एकदम मिलेगा। और इसमें ये चिकित्सक पॉइंट है, इसमें प्रमाणिक रूप से लिखा हुआ है। तो जब प्रमाणिक रूप से लिखा हुआ है तो आप वो उसको रामायण को कथा मान सकते हो, आप श्री कृष्ण जी की कथा को मान सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चिकित्सा शास्त्र है, इस शास्त्र में आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चिकित्सा कर रहा हूँ और इसका परिणाम भी वही होगा। क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे तो चिकित्सीय के शास्त्र के हिसाब से आपको अच्छा ही मिलेगा, और वही चीज हमारे ग्रंथों के अंदर है। तो क्यों ना हम इस पे काम करें। और काम इस बहुत इजी है, आप इसको पढ़िएगा। 3-4 जगह चरक में इसका वर्णन है, 4-5 जगह सुश्रुत में वर्णन है। अष्टांग संग्रह में तो 7-8 बार उसको जो है मतलब बार बार रिपीट किया है, 7-8 बार अष्टांग संग्रह में रिपीट किया है हर उसमें, क्योंकि अष्टांग संग्रह 8 अंगों का ग्रंथ है। उन्होंने सबको जो है एक जगह, इस ग्रंथ में इसको ले लिया, थोड़ा सा इस उसमें ले लिया, इस पार्ट में इसको ले लिया, इस पार्ट में इसको ले लिया, और वहां इसको मिलाते हुए चले गए हैं। मिलाना आपका काम है, मिलाया आचार्य नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसा करेंगे, मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया मनोचिकित्सक बन जाएंगे। और आपके अंदर चिकित्सक बनने की जो वो चीज है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चिकित्सक नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो अपनी वो है, तो होगा कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा इसको, वो चीज आपके सामने सामने आ जाएगी। होगा, बिल्कुल होगा, और वो आपका ग्रंथ होगा जो आपका आयुर्वेद। इसी के साथ मैं आज आपका अपना वक्तव्य, हाँ, मैं आज अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मैं सभी जो हमारे देखिए एबीसी फाउंडेशन का हमारे जितने भी बैच हैं वो सब जुड़े हुए हैं, सब एक तरफ से जुड़े हुए हैं। पूनम प्रचंदा जी सबसे पहले जुड़ गई थी, नमस्कार। मनदीप जी, विकास अवस्थी जी, राम प्रताप चौधरी जी, शुभा मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार जी, सरोज मिश्रा जी, भावना गोयल जी, एस के राघव जी, ये स्मार्ट राठौर जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, संगीता कुशवाहा जी, हरजीत जी, गगन अग्रवाल जी, रीना बिश्नोई जी, सीमा त्रिपाठी जी, रीना शर्मा जी कौशिक, रीना शर्मा कौशिक जी, अंजलि गुप्ता जी, प्रमोद कुमार जी, सरोज मिश्रा जी, सविता कुंडली जी, हिमांशु अनेजा जी, जगपाल जगपाल सिंह सैनापुर, नमस्कार, वैशाली जी, वंदना पाठक जी, और वंदना पाठक जी के बेटे भी जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बड़े होनहार बच्चे हैं, थोड़ी सी परेशानी भी जो है वो समय है अपने कैरियर को लेके। तो मैं ये कहूँगा कि बेटे कैरियर को लेके परेशान नहीं होते, और जो मतलब कहना चाहिए जो आपका ध्येय है उसको पूरा रखो, उस पर अपना मन बिल्कुल एकदम एकाग्रता की तरफ ले जाओ, और आपका जो आप सोच रहे हो आप वही बनोगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाएगा। सब लोग मम्मी पापा आपके अच्छे हैं, और मम्मी तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। अनीता, अरुण कटारिया जी, अ, साक्षी नागर जी, दिलीप जी, जितेंद्र कुमार जी, प्रमोद जी, रंजीत जी, आयुर्वेद बाला, नमस्कार डॉक्टर साहब आपको, बिलाल जी, नीलम जी हमारी यूएसए से जुड़ी हुई हैं, जितेंद्र कुमार जी, सिकेश मित्तल जी, मीनल गुप्ता जी, प्रमोद मिश्रा जी, दिलीप सोलंकी जी, अरविंद कुमार यादव जी, यदवेंद्र सर, जरा थोड़ा सा, हाँ, बाई कुमार में नाम से आपको जानता हूँ, आपका नंबर मेरे पास शीट है, बाई कुमार नाम से, प्रमोद मिश्रा जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आप अगर सब लोग देख रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर हमारे फेसबुक पर भी देख रहे हैं, अगर आप अपने यहाँ पर एबीसी फाउंडेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर है, मैं इसमें चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूँ, 9927753780। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे
कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, ताकि हमारा रोज 8:30 बजे शाम को जूम सेशन होता है, जिसमें मैं और मेरे वैद्य आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट एंड कोई भी केस होता है तो उस पर पूरा डिस्कस करके एक लाइन ऑफ डायग्नोसिस जो होती है प्रॉपर, उसको हम गुणों के आधार पर बनाते हैं और गुणों के आधार पर ही चिकित्सा को निर्दिष्ट करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमें जब रिव्यू मिलता है तो हमें ऐसा रिव्यू मिलता है जिसको हम पता कहना चाहिए एक प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं सब, वाह 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 मजा आ गया। और छोटे मोटे जो केस होते हैं वो आप जानते ही हैं, आप सब लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन कहीं अगर कोई वैद्य हमारा फंसते हैं तो तुरंत एकदम एक प्रकार से हम उसको लाइव लेके आते हैं और उनकी समस्या को सब लोग मिलकर हल करते हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आप हम ABC फाउंडेशन से हम जुड़ें, तो मैंने अपना नंबर इसमें डाल दिया है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा और आप 8:30 बजे शाम को जुड़ें। हमारा अक्टूबर से सेशन का टाइम थोड़ा सा पीछे होगा क्योंकि ठंड के मौसम हो जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे करेंगे, वो आपको जो है पता चल जाएगी कि थोड़ा सा 8:30 बजे से पीछे करेंगे थोड़ा सा, तो वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी कि सेशन का टाइम। लेकिन ये जो 5:30 का समय है ये वही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करते हुए सभी से कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।